आज का हमारा टॉपिक है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यू का, जो क्या करवाता है? फाइब्रोसिस करवाता है, जो स्किन अफेक्ट हुई है उसका, इंटरनल ऑर्गन्स का और वैस्कुलेचर्स का भी। इसके अंदर रेनॉल्ड्स फेनोमेनन देखने के लिए मिलता है, डिजिटल इस्चीमिया होता है, स्क्लेरोडेक्टाइली होता है, कार्डियक, लंग, गट और रीनल डिसीज होता है। पीक एज इस कौन से एज को इन्वॉल्व करता है? मेनली 4th और 5th डिकेड में होता है, और ओवरऑल प्रिवेलेंस जो होता है 10 to 20 होता है पर 1 लाख। 4:1 फीमेल टू मेल रेशो होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ये मेनली 2 टाइप का होता है, एक डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जो होता है 70% देखने के लिए मिलता है, और डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस 30% देखने के लिए मिलता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है स्किन का, इंटरनल ऑर्गन्स का और वैस्कुलेचर का। इसके अंदर मेनली रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, इस्चीमिया, स्क्लेरोडेक्टाइली, कार्डियक, लंग, गट और रीनल डिसीज देखने के लिए मिलता है। 4th और 5th डिकेड में होता है, 10 to 20 पर 1 लाख पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। 4:1 होता है मेल टू फीमेल टू मेल रेशो। 2 टाइप के होते हैं, डिफ्यूज क्यूटेनियस, लिमिटेड क्यूटेनियस। लिमिटेड क्यूटेनियस 70% होता है, डिफ्यूज क्यूटेनियस 30% होता है। इसके बाद में प्रोग्नोसिस जो होता है बहुत पुअर होता है, 5 ईयर सर्वाइवल होता है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बाद में। फीचर्स जो पुअर प्रोग्नोसिस के साथ में एसोसिएटेड होता है वो होता है ओल्डर एज, डिफ्यूज स्किन डिसीज, प्रोटीनूरिया, हाई ESR या फिर लो गैस ट्रांसफ़र फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? TLCO भी बोलते हैं, ट्रांसफर्स फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर लो हो गया तो। या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है ये हमको कम्प्लीटली तो पता नहीं है, बट फैक्टर्स जो प्री डिस्पोज करते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को वो है, ये मेनली HLA लोकस के साथ में इसका कुछ एसोसिएशन फाउंड होता है, सारे इथनिक ग्रुप और रेसेस में होता है मेनली। ये सिलिका डस्ट, विनाइल क्लोराइड, इपॉक्सी रेजिन्स और ट्राइक्लोर इथाइन। सिलिका डस्ट, विनाइल क्लोराइड, इपॉक्सी रेजिन और ट्राइक्लोर इथाइड के एक्सपोजर से भी ट्रिगर होता है। और इसके अंदर मेनली क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। टी लिम्फोसाइट मेनली TH17 सब टाइप के जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्किन को और फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है और प्राइमरीली टाइप 1 कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। देखो जैसे कि हम ये फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, वैस्कुलर इंजुरी की वजह से क्या होता है? एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, प्लेटलेट अग्रीगेशन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज होती है। तो ये एक तो एंडोथेलिन 1 रिलीज होता है इसकी वजह से, या फिर ल्यूकोसाइट का रिक्रूटमेंट होता है। ल्यूकोसाइट में आता है CD4+, CD8+ और T सेल। मोनोसाइट मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, B सेल एक्टिवेट होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर ये क्या करता है? ल्यूकोसाइट एक तो ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म कर सकता है, या फिर TH2 साइटोकाइंस रिलीज होता है, TGF बीटा रिलीज होता है, PDGF रिलीज होता है, कीमोकाइंस रिलीज होता है। ये सब लोग फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन करते हैं। एंडोथेलिन 1 भी डायरेक्ट फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन करता है। फाइब्रोब्लास्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है, मेसेनकाइमल सेल इम्पेयर हो जाते हैं। एंडोथेलियल सेल जो होता है वो मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांजैक्शन होता है, उनका एपोप्टोसिस होता है। और फाइनली कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू का अक्यूमुलेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिकॉग्निशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, टिश्यू फाइब्रोसिस होता है। और इसमें भी एंडोथेलिन 1 जो होता है वैस्कुलोपैथी कॉज करता है, हाइपोक्सिया होता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, कोलाजन डिपोजिशन होकर। ये हो गया हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का। ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके अंदर फाइब्रोसिस होता है स्किन का, इंटरनल ऑर्गन का, वैस्कुलेचर का। फिर उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? नॉन पिटिंग एडिमा होता है फिंगर्स का, फ्लेक्सर टेंडन शीथ का। सब्सिक्वेंटली स्किन जो होती है शाइनी और टॉट हो जाती है, और डिस्टल स्किन क्रीज डिसअपेयर कर जाता है। कैपलरी लॉस होता है, फेस और नेक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, थिनिंग होता है, लिप्स और रेडियल फरोइंग होता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, साइड्स मेनली एल्बो के डिस्टली तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, या फिर नी तक। अगर एल्बो के साइड्स तक या फिर नी तक लिमिटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। और अगर
नी के प्रॉक्सिमल या फिर एल्बो के प्रॉक्सिमल है और ट्रंक पे भी है तो उसको हम डिफ्यूज बोलते हैं। रेनॉल्ड्स फेनोमेनन क्या होता है, ये यूनिवर्सल फीचर होता है और अदर फीचर को प्रिसीड करता है, बहुत पहले ही आ जाता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, उनके अंदर इस्चीमिया हो जाता है और इन्फेक्शन और नेक्रोसिस हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स में क्या देखने के लिए मिलता है, आर्थ्रैल्जिया और फ्लेक्चर टीनोसाइनोवाइटिस देखने के लिए मिलता है। मसल वीकनेस हो जाता है और वेस्टिंग हो जाता है मायोसाइटिस की वजह से। फिर उसके बाद में जीआई में क्या होता है, मेनली रिफ्लक्स होता है, इरोजिव ईसोफेजाइटिस हो जाता है। क्यों, क्योंकि ईसोफेगस के जो लोअर 2/3 होते हैं उसके अंदर के स्मूथ मसल का एट्रोफी और फाइब्रोसिस हो जाता है। डिस्फेजिया और ओडाइनोफेजिया भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्यों, क्योंकि स्टमक इन्वॉल्व हो जाता है। वाटरमेलन स्टमक हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपर जीआई ब्लीड की वजह से। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और इंटरमिटेंट ब्लोटिंग, पेन और कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर डायलिटेशन हो गया बोवेल का ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से, तो उसकी वजह से आपको नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है कॉम्प्लिकेट करता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को और 6 टाइम ज़्यादा प्रेवेलेंट होता है लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में डिफ्यूज से ज़्यादा। इसके अंदर मेनली क्या होता है, एक्सर्शनल डिस्पनिया होता है और साइंस होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। इंटेस्टिशियल लंग डिसीज होता है, कॉमन होता है पेशेंट जिनके अंदर डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है और उनके अंदर टोपोमरेज 1 एंटीबॉडीज़ देखने के लिए मिलते हैं। रीनल इन्वॉल्वमेंट जो होता है ये मेन कॉज होता है डेथ का, हाइपरटेंसिव रीनल क्राइसिस। मेनली रैपिडली डेवलपिंग एक्सेलरेटेड फेज हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर होता है इसके अंदर। ये मेनली डिफ्यूज में देखने के मिलता है, लोकलाइज में इतना नहीं होता। जिनके अंदर टोपोआइसोमरेज 1 और आरएनपी एंटीबॉडी होती है उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ये स्क्लेरोडेक्टाइली की इमेज हम देख पा रहे हैं, डिजिटल नेक्रोसिस, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, कैल्सिनोसिस क्यूटिस, फिर कैपिलरी चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है नेल फोल्ड में और फेशियल टेलेंजेक्टेशिया। फीचर्स में क्या होता है, स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है फिंगर्स पे, डिस्टल टू एल्बो, फेस और स्लो प्रोग्रेशन लिमिटेड पे। और डिफ्यूज़ में क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, डिफ्यूज़ फिंगर्स, एक्सट्रीमिटीज़, फेस, ट्रंक भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसके अंदर ट्रंक नहीं होता। और स्लो प्रोग्रेशन होता है लिमिटेड में, रैपिड प्रोग्रेशन होता है डिफ्यूज़ में। रेनॉल्ड्स फेनोमेना जो होता है स्किन इन्वॉल्वमेंट को भी प्रिसीड करता है लिमिटेड में, और इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट के साथ में ही होता है रेनॉल्ड्स फेनोमेना और माइल्ड होता है। और इसमें लिमिटेड में क्यूटेनियस हिस्टीमिया हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस में आर्थ्रैल्जिया, फटीग, और इसके अंदर सीवियर आर्थ्रैल्जिया हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, टेंडन रिब फ्रैक्चर, टेंडन फ्रिक्शन रब्स देखने के लिए मिलता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में लिमिटेड में यूजुअली मॉडरेट होता है और डिफ्यूज में सीवियर होता है। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन जो होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ में देखने के लिए मिलता है डिफ्यूज में और बहुत फ्रीक्वेंट होता है इसमें लिमिटेड में। स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस बहुत रेयर होता है, लिमिटेड में, डिफ्यूज में 15% केसेस में होता है। कैल्सिनोसिस क्यूटिस फ्रीक्वेंट और प्रोमिनेंट होता है, डिफ्यूज में हो सकता है और माइल्ड होता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ कौन से होते हैं, लिमिटेड में एंटी सेंट्रोमियर और एंटी टोपोआइसोमरेज 1 और एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होते हैं डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में होते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये फिगर में हम देख पा रहे हैं एक्रो ऑस्टियोलाइसिस हो जा रहा है। टर्मिनल फैलेंजेस जो है लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में उनका डिसोल्यूशन हो जा रहा है और रेनॉल्ड्स फेनोमेना देखने के लिए मिल रहा है। हमको फाइब्रोसिस देखने के लिए मिल रहा है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी है, हनीकॉमिंग और ट्रैक्शन ब्रोंकियोटाइटिस भी है। हम क्या करेंगे, एएनए पॉजिटिव हो गए, एएनए एंटीबॉडी पॉजिटिव, 30% पेशेंट के अंदर टोपोआइसोमरेज 1 और 60% पेशेंट के अंदर एंटी सेंट्रोमरेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगी। फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे, ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे एसेस करने के लिए इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाई रेजोल्यूशन लंग सीटी करेंगे। अगर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज सस्पेक्टेड है, बेरियम स्वॉलो करेंगे इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट को वो करने के लिए। हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट से बैक्टीरियल ग्रोथ ओवरग्रोथ पता चल जाएगा।
कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो रिवर्स कर देगा फाइब्रोटिक चेंज। हमारा फोकस है कि इफ़ेक्ट्स को स्लो करना। मेनली इस पे हमने देखा था कि 5 इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है पर्सन। तो रेनॉल्ड फेनोमेनन और डिजिटल अल्सर को अवॉइड करने के लिए हम कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करेंगे, थर्मल इंसुलेटिंग ग्लव्स या फिर सॉक्स पहनेंगे और हाई कोर टेम्परेचर रखेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लो साल्टन, फ्लॉक्सेटिन और सिल्डेनाफिल जो होता है इसकी हाई एफिकेसी होती है। और प्रोस्टासाइक्लिन को भी यूज़ देते हैं आईवी सीवियर डिसीज़ में और क्रिटिकल इस्टीमिया हो रहा है अगर। एंडोथेलिन 1 एंटागोनिस्ट जैसे कि बोसेंटिन देते हैं इस्चेमिक डिजिटल अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए। अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल कॉम्प्लिकेशन है, इसोफेजियल रिफ्लक्स, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी रिफ्लक्स एजेंट्स देंगे। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में रिफैक्सिमिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे और मेट्रोनिडाजोल देंगे। डिसमोटिलिटी में मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन देंगे। हाइपरटेंशन है तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और एनाल्जेसिक्स एंसिस देंगे। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो बोसेंटिन देंगे। सीवियर और प्रोग्रेसिव डिसीज में हार्ट या फिर लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। थैंक यू।